तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज भूगोल की क्लास में। तो आज हम देखेंगे, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो है क्लास 10th का भूगोल से संसाधन एवं विकास, और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम देख चुके हैं, तो उसमें हमने देखा कि संसाधन क्या थे और किस प्रकार से इसका प्रयोग हो रहा है। तो अब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे संसाधनों का विकास, ये किस प्रकार है। तो मनुष्य को जितना आवश्यक है संसाधनों का प्रयोग करना, उतना ही आवश्यक है उसकी गुणवत्ता को भी बनाए रखना। तो जैसा कि हम जानते हैं संसाधन होते क्या हैं, जो कि प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं मनुष्य के द्वारा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वो स्वनिर्भर करता है, वो स्वयं बनाता है। तो संसाधनों का जो माना जाता है, जो जैसे खनिज संसाधन है, अन्य भी हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं कई, जैसे सौर ऊर्जा है, वायु पवन ऊर्जा है, और जो विद्युत ऊर्जा भी है जो जल के द्वारा बनाई जाती है। तो इस तरह से जो संसाधन है वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। अब समस्या यहाँ पे क्या हो रही कि इसका जो प्रयोग अधिक होने की वजह से, मतलब अंधाधुंध प्रयोग से जो समस्या उत्पन्न हुई है वो है। और वो किस प्रकार से समस्या हो जाती है, जब हम किसी भी संसाधन का अधिक दोहन करते हैं और अधिक उसका उपयोग करेंगे, तो ये मनुष्य की लालच की वजह से, जैसे ये आया इसमें ह्रास, तो उसकी जो संसाधनों में कुछ कमी आई है, तो जो ह्रास है संसाधनों का अधिक दोहन, मतलब आप देखेंगे कि किसी भी आप धातु को ले लें या किसी वस्तु को ले लें, उसका अधिक उपयोग करने से वो कम हो जाएगी। जैसे कि खनिज संसाधन है, अगर हम देख लें कि खनिज तेल को ले लें, पेट्रोलियम है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आज उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका हमने दोहन अधिक कर दिया है। तो वो हमें जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, और जब ज्यादा उसका यूज करेंगे तो एक समय आएगा जब वो नष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें विकल्प ढूंढने हैं, वो भी इसमें हम आगे देखेंगे। तो अधिक दोहन की वजह से संसाधनों का भी ह्रास हो रहा है। फिर इसमें दूसरा जो आता है वो हम देखेंगे पॉइंट, कि समाज का बंटवारा। अब समाज का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, संसाधन को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधन विहीन। तो संसाधन संपन्न में ये देख सकते हैं कि जैसे जो अमीर लोग हैं वो संसाधन संपन्न में आ जाते हैं, और जो संसाधन विहीन की उनके पास उसका उपयोग करने के लिए लेकिन उतने संसाधन नहीं है। अब जैसे कि इसमें आ जाएंगे कि बड़े बड़े जो कारखाने, कल कारखाने चलते हैं, उसका उपयोग वो कर लेते हैं। जैसे कि किसी भी प्लांट को लगाकर, किसी उद्योग को स्थापित करके, तो इस तरह से इसका बंटवारा हो गया है। अब हमने देखना है वैश्विक पारिस्थितिक संकट, ये क्यों आया। ये जो संकट है वैश्विक से, आपका जैसे आप समझ गए कि विश्व स्तर पर पूरे संसार में जो एक संकट आया है पर्यावरण के लिए, वो क्यों आया, संसाधनों के अधिक दोहन की वजह से। क्योंकि जैसे इसमें किस तरह के संकट आ रहे हैं वो भी देख लें। भूमंडलीय तापन, इसको हम अगर देखें तो ये वही है कि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का, पूरे भूमंडल का तापमान बढ़ना। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग ने आपने कई बार पढ़ा है, उसी से ओजोन परत का अपक्षय होता है। ओजोन परत जो नष्ट होती है, इसमें आपने देखा जैसे कि उसमें जो भी वायुमंडल में जो गैस है, एक आवरण होता है गैसों का, और उसके ज्यादा जब कार्बन का उत्सर्जन होता है तो उसकी वजह से ओजोन परत में छेद होने लगते हैं, और उससे जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सूरज की सीधे सीधे आके पृथ्वी पर आती हैं, जो नुकसानदायक है, और जिसकी वजह से जो पृथ्वी में जो ग्लेशियर हैं वो सब पिघलने की वजह से वहां का जल स्तर बढ़ रहा है। तो पर्यावरण, ये क्या हुआ है आपका भूमंडलीय तापन, वो आपने देख लिया ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अपक्षय उसी से रिलेटेड है, और पर्यावरण प्रदूषण। इसके साथ साथ जब ज्यादा हम किसी संसाधनों का दोहन करेंगे तो पर्यावरण में भी प्रदूषण होगा। जैसे कि उदाहरण ले लें कि कारखानों से जो कार्बन उत्सर्जन होता है, अधिक गाड़ियां जो चल रही हैं उससे जो धुआं निकल रहा है उनकी वजह से भी, और काफी सारे ऐसे हैं कि प्रदूषण भी कई तरह के आपने पढ़े हैं। प्रदूषण एक ही तरह का नहीं है, जल प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है,
और मृदा प्रदूषण भी। तो ये सारी जो प्रदूषण है वो इन संसाधनों के अधिक दोहन की वजह से ही और मनुष्य के अधिक लालच की वजह से ये फैल रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि कारखाने से आपका वायुमंडल में सिर्फ ओजोन परत ही नष्ट हो रही है, नदियां तालाबे भी खराब हो रहे हैं और जो जमीन है भूभाग वो भी बंजर हो रही है। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही है, भूमि निम्नीकरण, भूमि की भी कमी होने लगी। तो इस तरह की जो विश्व स्तर पर जो संकट हैं वो देखे जा रहे हैं। संसाधनों का विकास तो हो रहा है लेकिन उसकी वजह से कमी भी आ रही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके बाद अब इसका समाधान क्या है। इसका जो समाधान है वो है कि न्याय संगत बंटवारा। इसका समाधान एक ही है कि संसाधनों का जो है वो एक न्याय संगत बंटवारा हो। किस तरह से कर सकते हैं? तो जो न्याय संगत बंटवारा है वो किस प्रकार से करना है। एक ही इसका समाधान है कि जो संसाधन है उसको इस तरह से बांट दिया जाए कि आगे भी दिक्कत ना हो। मतलब सभी देशों का ऐसा ना हो कि एक ही देश इसका ज्यादा या कोई एक राज्य इसका ज्यादा दोहन करे और दूसरे को इससे वंचित रखा जाए। तो इसका जो समाधान है वो यही है कि इसको संसाधनों को एक बराबर हिस्सेदारी में बांट दिया जाए जिससे आगे इस समस्या कम हो। अब इसमें आता है जो अगला पॉइंट है वो है सतत पोषण। सतत पोषण क्या कहलाता है कि पर्यावरण को, जैसे कि इसमें लिखा है, नुकसान पहुंचाए बिना विकास हो एवं भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना भी ना हो। तो ये क्या है? ये है कि पर्यावरण को जो आज देख रहे हैं हम कि ज्यादा दोहन करने से क्षति हो रही है, कि हम उसके कुछ उपाय खोजें कि कैसे उसको नुकसान कम से कम हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ चीजें बचा के रखें। ऐसा ना हो कि हम उसका इतना दोहन कर लें कि आगे वो चीजें ही नष्ट हो जाएं कि अगली पीढ़ियां उनसे वंचित रह जाएं। जैसे पेट्रोलियम है, अन्य खनिज पदार्थ है, कोयला है, एक समय आएगा कि जब ये नष्ट हो जाएगा क्योंकि ये जमीन से निकल रहा है। तो कभी ना कभी तो ये नष्ट होना ही है, तय है। तो इसके लिए भी हमें विकल्प खोजना है। जैसे कई विकल्प हो सकते हैं। इसके लिए हम सौर ऊर्जा को ले सकते हैं, पवन ऊर्जा को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे और अभी पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। उसके लिए भी कई तरह के देखा होगा हमने, वृक्षारोपण जो होते हैं। अभी देखा कि जैसे 25 करोड़ पेड़ एक ही दिन में लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, तो कई अन्य राज्यों में भी लगते हैं कि एक तरीका ये भी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए वनों का अधिक से अधिक दोहन को रोकें और वनों को लगाएं, वृक्षों को रोपित करें। एक सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, 1992 जून में हुआ था। ये रियो डी जेनेरो ये पड़ता है आपका ब्राजील में, और ये वही आपने देखा होगा कि अभी इधर पे रियो ओलंपिक हुआ था, तो ये वही जगह है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये समस्या ज्यादा बढ़ने लगी तो 100 से भी अधिक जो देश थे उनके राष्ट्राध्यक्षों ने उसमें भाग लिया। अरे ब्राजील शहर में पड़ता है। तो इसमें जो भाग जो लिया गया था वो थी पर्यावरण की, मुख्य जो समस्या थी वो थी पर्यावरण को बचाने की, क्योंकि इससे बहुत सारे जो देश प्रभावित हो रहे थे कि उसको कैसे बचाया जाए। तो इसमें ये सम्मेलन चला और इसमें एक लास्ट में एक निष्कर्ष हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। एजेंडा 21 है। एजेंडा 21, इसमें क्या था कि इसमें जो 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष थे, तो उन्होंने इसमें क्या किया, इसमें जो इसमें मुख्य कारण क्या थे, ये एक कार्य समिति है, कार्य सूची, जिसके लक्ष्य थे
तो अब हम देख रहे हैं एजेंडा 21 क्या था। एजेंडा 21 में जो ये 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष आए थे, इन्होंने एक आपस में एक समझौता किया, एक तरह की कार्यसूची तैयार की, उसमें इन सभी ने हस्ताक्षर किए और जो 21वीं सदी के लिए, इसको इसीलिए एजेंडा 21 नाम दिया गया, 21वीं सदी के लिए बचाने के लिए इस सूची को तैयार किया गया। उसमें जो मुख्य कारक थे वो था पर्यावरण की जो क्षति है उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसको कम किया जाए, और गरीबी, जो देशों में गरीबी है उसको हटाने के लिए, और रोगों से जो रोग फैल रहे हैं, जो तो पर्यावरण के दूषित होने की वजह से जो रोग फैल रहे हैं उनसे किस तरह से लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। तो ये सारा जो था उस पे सहमति हुई और इन सभी ने हस्ताक्षर किए, तो इसी को कहा गया एजेंडा 21। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद और भी इसमें कुछ टॉपिक आ रहे हैं, वो हम देखते हैं। अब आएगा इसमें जो अभी हमने देखा कि संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? हम दो चीजें देखते हैं, संसाधन नियोजन और फिर भारत में संसाधन नियोजन कि किस प्रकार से भारत में कर सकते हैं। तो संसाधन नियोजन का मतलब है कि किसी भी संसाधनों को, जैसे हमने देखा अभी तक कि अधिक दोहन हुआ और उसके बाद ये आया यहाँ पे समाधान के लिए क्या किया गया, न्याय संगत बंटवारा। तो संसाधन नियोजन में ये नियोजन का मतलब है कि ऐसी चीजों को नियोजित कर देना, ऐसे कि उसको बांट देना कि कहीं पे अगर अधिक है कि एक ही देश या राष्ट्र ऐसा ना हो कि उसका दोहन करता रहे और कुछ देश उससे वंचित रह जाए। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें, अलग अलग खनिज संपदा पाई जाती है, तो उसको देखते हुए मान लीजिए कि कहीं से किसी देश में कोई चीज कम है, कोई धातु कम है या कोई भी वस्तु ले लें, तो जैसे भारत में अभ्रक अधिक होता है तो अभ्रक को भारत भेजता है और जो चीजें यहाँ पर कम होती है उसको वो वहां से खरीदता है। जैसे सोना है, तो अगर देखें कि भारत में सोना कर्नाटक में पाया जाता है तो, लेकिन निकालना काफी महंगा है। साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में सोना ज्यादा होता है तो वहां से वो खरीदता है। तो इस तरह से तो संसाधन और भी बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो संसाधनों को किस प्रकार नियोजित करना है कि उसमें तालमेल बना रहे। अब हम देखते हैं भारत में संसाधन नियोजन भारत में किस तरह से कर सकते हैं। तो भारत में जो संसाधन नियोजन है, जैसे हमने देखा कि कुछ राज्यों में, यहीं से हम देख लें, नियोजन का मतलब ये है कि उसको एडजस्ट करना और अलग अलग चीजें। इसमें एक और चीज भी काम करती है कि जरूरी नहीं है कि जिस राज्य में कोई संसाधन न देखे वो विकसित हो। जैसे विकसित राज्य देख रहे हैं, विकसित राज्य में वैसे तो ये माना जाता है कि जहां पे विकास अधिक है वो विकासशील है, वो विकसित राज्य कहलाएगा। लेकिन संसाधन अधिक हैं तो वहां पे उसके क्षेत्र भी अधिक होंगे, उसके रोजगार के साधन ज्यादा होंगे तो विकसित हो सकता है। लेकिन ऐसा हर जगह देखने को नहीं मिलता है। हम भारत में ही देख लें तो जैसे यहाँ पे झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ पे कोयला काफी ज्यादा है और भी अन्य धातुएं निकलती हैं, लेकिन अगर उसको हम देखें तो अन्य राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा है। अब जैसे अन्य राज्यों में देख लें तो पश्चिमी भाग को अगर हम ले लें, मुंबई हुआ, गुजरात हुआ, तो यहाँ पर जो पवन ऊर्जा के स्रोत हैं बहुत ज्यादा हैं, तो उसका सही रूप से हम जो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम वहां पे सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को, तो उसी को नियोजित करना है। ये वही है कि भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे पश्चिमी भाग हुआ, तो पश्चिमी भाग में हम क्या कर सकते हैं, पश्चिमी भाग में
हम उन संसाधनों को हम देख लें कि कौन सी यहाँ से हम एनर्जी ऊर्जा बना सकते हैं, या जो भी संसाधन है उसका प्रयोग अधिक करें, और जहां पर कम है तो उसको भी वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करें, जिससे जो देश है वो विकसित, अभी जो हमारा देश है वो विकासशील की श्रेणी में है, अभी विकसित नहीं है। विकसित राज्य तो है कुछ, लेकिन विकसित देश नहीं है। तो उसके लिए यही है कि हम जो संसाधन है उसको देखें कि कहाँ पे किस चीज की कमी है और कहाँ से हम उसको आसानी से निर्यात कर सकते हैं, आयात निर्यात कर लें, और उसी के द्वारा हम इसका एक एजेंडा तैयार करें, जिससे कि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो और हम अधिक से अधिक चीजों का उपयोग कर सकें। अगर हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं तो ये चीजें, ये ऊर्जा इस प्रकार की जो आसानी से क्या, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, ये नेचुरल है, जो प्रकृति से हमें मिला है, तो ये खत्म नहीं होंगी। अन्य जो साधन है वो एक समय बाद नष्ट हो जाएंगे। पेट्रोलियम है, जमीन से हम निकाल रहे हैं, जब उसका भंडार खत्म हो जाएगा नष्ट हो जाएंगे। तो इसके हमें विकल्प ढूंढना है। तो जो विकल्प है वो इसी तरह से, तो हम भारत में जो संसाधन नियोजन है वो किस प्रकार कर सकते हैं वो हमने देखा। तो आज के लिए इतना काफी। अगली जो है वो हम तीसरी वीडियो में देखेंगे। तो आज आप इसको देखें और धन्यवाद।